हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई वेल एंड गुड चल रही होगी। चलिए आज वेक्टर की सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम तक हमने एंड किया था पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। पोजीशन वेक्टर वो एक ऐसा वेक्टर हुआ करता था जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हुआ करता था, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन कहलाता था हमारा क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसे कि हमने लास्ट टाइम में हमने देखा था कि अगर सपोज मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये एक्स है, ये वाई है, एक्सिस है, ये वाला पॉइंट है 2,3। अगर 2,3 है तो ये कितना है 0,0। तो यहां से ओरिजिन से मिलाने वाला ये वेक्टर को हम क्या बोलते थे, पोजीशन वेक्टर। तो ये है हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका आई कैप, तो यानी कि आया था 2 आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट कितना 3, तो ये आया था 3 जे कैप। इतना हमने लास्ट लेक्चर में करा था। ठीक, अगर मैं बात करूं कि एक पॉइंट और है जो यहाँ पे है 4,6 मान लेते हैं, तो यहां से यहां तक जो वेक्टर होगा इसको हम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने का तरीका मैंने ये सिखाया था कि इस वाले कोऑर्डिनेट में से इस वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और उसके नाम के साथ जोड़ देंगे। यानी कि इसका x कितना है 4, तो ये 4 माइनस 2, और ये क्या है आई कैप प्लस इसमें कितना 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3, और ये क्या है जे कैप। तो कुल मिला के ये आया कितना 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ये कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमने लास्ट टाइम तक कर लिया था, बस रिमाइंड करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लेके आपको समझा दिया। ठीक, अब आज के एजेंडा पे आते हैं कि आज हम पढ़ने वाले क्या। आज हम पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, है ना। क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। यानी कि डायरेक्शन तो हमने आई जे के मान लिया, बट एक ज्योग्राफिकल डायरेक्शन भी होता है जिसको हमने क्या बोलते हैं एक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं इस वाले एक्सिस को, जैसे इसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। ये ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है। अगर किसी को आपको बताना हो तो कि यहाँ से आगे जाना, एक मोड़ आएगा वहां से नॉर्थ लेना, लेफ्ट लेना, राइट लेना, ये हम क्या करते हैं ज्योग्राफिकल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के बताते हैं कि वहां से लेफ्ट, वहां से राइट, यहाँ से वहां से नॉर्थ टर्न कर जाना, यहाँ फिर साउथ टर्न कर जाना। ठीक, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। सपोज मान लीजिए कोई पर्सन अगर इधर जा रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, ये नॉर्थ में जा रहा है, इधर में जाएगा तो साउथ में, ईस्ट में जाएगा, इधर में साउथ में, इधर में वेस्ट में जाएगा। तो ये होता कहाँ पे, ये कौन सा प्लेन होता है, इन हॉरिजेंटल प्लेन। इन हॉरिजेंटल प्लेन ये कहाँ होना चाहिए, हॉरिजेंटल प्लेन में होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ये ऊपर होगा, नॉर्थ 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 की तरफ होगा। अगर सपोज मान इधर नॉर्थ है, इसको ऐसे पकड़ के फिर इसको ऐसे रखेंगे। सपोज मान लीजिए ये क्या है, ऊपर नॉर्थ है और इधर में ईस्ट वेस्ट है। ये कौन सा ईस्ट, ये वाला नॉर्थ। तो इसको अगर मैं बोलाऊंगा इधर अगर नॉर्थ है तो इसको ऐसे रखूंगा, यानी कि इधर में नॉर्थ आया तो इधर में कौन आया, ईस्ट आया, है ना। इधर में कौन कौन सा आया, वेस्ट आया, इधर में साउथ आया, ये नॉर्थ आया। यानी एक को हमने उस पर डायरेक्शन में रख दिया तो बाकी अपने आप एडजस्ट हो गए। ओके, ठीक है। अब ये तो जरूरी नहीं ना कि कोई इंसान नॉर्थ में चले या ईस्ट में चले, तो बीच में चल सकता है। कहाँ चल सकता है, बीच में। सपोज मान लीजिए कोई इंसान ये 45 डिग्री बना करके इधर चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसलिए तो ना तो ईस्ट में जा रहा है ना तो साउथ में जा रहा है। ये किधर जा रहा है, ईस्ट साउथ। किधर जा रहा है, ईस्ट साउथ और साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। इसको ये बोल सकते हैं, ये ईस्ट साउथ में जा रहा है या फिर साउथ ईस्ट। अगर दोनों साइड से सेम एंगल बनाए, यानी कि 90 डिग्री था टोटल, अगर 45 बनाए तो दोनों साइड से सेम एंगल, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर मैंने बोला कि चलो 45 डिग्री ना होकर के कुछ अदर एंगल आ जाए, क्या एंगल आ जाए, कुछ अदर एंगल आ जाए। सपोज मान लीजिए ये इस तरीके से है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कोई इंसान घूम रहा है इधर, है ना, कोई इंसान घूम रहा है इधर मान लीजिए, तो ये एंगल कितना है, मान ले 37 डिग्री।
तो इस इंसान की वेलोसिटी, स्पीड या जो भी चीज होगी उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि ये किधर जा रहा है, ईस्ट से 37 डिग्री बना के नॉर्थ के तरफ, किधर से, ईस्ट से 37 डिग्री बना करके किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ टर्न करके जा रहा है। ओके, इसको लिखने और रिप्रेजेंट करने का तरीका है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि 37 डिग्री कहां से, नॉर्थ के तरफ ईस्ट से, जो लास्ट में लिखा रहता है वहां से एंगल बनाते हैं। चलिए एग्जांपल दे लेते हैं, एग्जांपल में और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सपोज मान लीजिए ये ऐसा है, ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। वीडियो को पॉज करके आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसके बाद फिर चेक कर सकते हैं। तो सपोज मान लीजिए मैंने ऐसा एंगल बनाया, ये एंगल है 53, ठीक। अगर कोई इंसान इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है, ये जा इधर रहा है तो ये एंगल कितना डिग्री बनाया, 53 डिग्री, किधर से, नॉर्थ से बनाया है वेस्ट के तरफ, इसको क्या बोला जाएगा, 53 डिग्री किधर जा रहा है, एंगल किधर से बनाया, नॉर्थ से, तो जिससे एंगल बनाते वो लास्ट में लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाएगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। एंगल किससे बना है, नॉर्थ से, कितना डिग्री, 53 डिग्री। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे एंगल अगर 53 है तो ये वाला एंगल कितना है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये 37 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37, 53 प्लस 37 बराबर 90। कहने मतलब ये 37 डिग्री वेस्ट से बनाए या फिर 53 डिग्री नॉर्थ से बनाए, बात तो बराबर है, ठीक है। तो इसको बोल भी सकते हैं और दूसरा भाषा में 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से किधर, नॉर्थ के तरफ कितना डिग्री, 37 डिग्री। आई थिंक इस चार एक्सिस को छोड़ के आपको उसके बीच में भी अगर गया हो तो आप उसको आराम से उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए ये इधर गया हो और ये एंगल कितना है, मान लीजिए 80 डिग्री या कुछ भी बोल लो, कितना 80 डिग्री, तो इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लिए। चलिए फटाफट कीजिए, आप वीडियो पॉज करके कीजिए। ओके, अब देखिए ये किधर से, ईस्ट से कितना डिग्री बनाया, 80 डिग्री, तो क्या लिखा जाएगा, पहले लिखिए डिग्री, 80 डिग्री किधर से बनाया, ईस्ट को, ईस्ट को तो बाद में आना चाहिए, पहले कौन आएगा, साउथ, साउथ के तरफ जा रहा है, ये क्या लगेगा, साउथ ऑफ ईस्ट, है साउथ ऑफ ईस्ट। अब किसे भी किधर भी दे दे हम एंगल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। और हर को सबको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। अगर लैंग्वेज में दिया रहे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, अ कार इज मूविंग, ऐसे लिखते हैं, अ कार इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड with angle 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। मान लीजिए ये मेरा है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या बनाऊंगा, पहले तो मैं ये बनाऊंगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। अब उसके बाद मैं बनाऊंगा कि ये डायरेक्शन है, इसको देखेंगे, तो पहले पकड़ूंगा मैं वेस्ट को, वेस्ट से कितना एंगल बनाया, 53 डिग्री, किधर के तरफ, साउथ के तरफ, तो वेस्ट को पकड़ लिया, ये वेस्ट है, किधर मूव करना है, साउथ के तरफ, कितना डिग्री, 53 डिग्री, ये मूव करके मैं यहां आ गया, ये डायरेक्शन ये वाला है 53 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू पूछा जाए तो कितना लिखा गया, विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस वेक्टर का स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। तो हमने इसको, इस कार की मूवमेंट की रिप्रेजेंटेशन स्पीड को
हमने डायरेक्शन के साथ में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि वेलोसिटी के बारे में बता दिया कि ये डायरेक्शन भी बता दिया और मैग्नीट्यूड कितनी है 20, यानी कि इसका वेक्टर फॉर्म भी रिप्रेजेंट हो चुका है। ठीक है, आपको वेक्टर के डायरेक्शन के रिप्रेजेंट करने के साथ साथ अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे निकाले जाते हैं, यानी कि क्या निकालना है, वेक्टर के हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर सपोज मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, एक वेक्टर है 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 4k कैफ, मान लेते हैं ऐसा है। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, ए एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो x होगा उसका स्क्वायर प्लस जो y होगा मैग्नीट्यूड में उसका स्क्वायर प्लस जो z होगा उसका स्क्वायर का सम का अंडर रूट, यानी कि एक अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो x के जगह में कौन है 2, ये 2 का स्क्वायर प्लस y के जगह में कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस z के जगह में कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर और इसका क्या अंडर रूट। ठीक, यानी कि ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी आ गई अंडर रूट, यहाँ पे कितना है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अगर वैल्यू बात करें तो कितना आ गया ए का मैग्नीट्यूड के बराबर, तो 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29, यानी कि अंडर रूट 29 यूनिट। थोड़ी कैलकुलेशन देख लीजिएगा ध्यान से। ओके, तो ये ए का हमारा मैग्नीट्यूड आ गया कितना 29 यूनिट के बराबर। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसका हमने सब कुछ देख लिया। अब एक टॉपिक और आती है वेक्टर को और अच्छे से समझने के लिए, वो होता है रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर, जो मैंने शुरुआत में बोला था आपको कि इस टॉपिक में ये टॉपिक हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है और आएगी, है ना। रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर है ना, क्या है रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर को रिजॉल्व करना है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। ठीक, मैं आपको शॉर्ट सटीक तरीके से समझा देना चाहता हूं कि सपोज मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई वेक्टर ऐसा है, मान लीजिए एक वेक्टर एफ फोर्स है, यहाँ एफ है, इसको रिजॉल्व करना है किसमें, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। सपोज मान लीजिए यहां से एंगल इसने थीटा बनाया हो, कितना एंगल बनाया हो थीटा। ठीक, यहां से एंगल कितना बनाया हो थीटा, तो ये एंगल अगर थीटा है इसका कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस इधर में, एक्चुअल में ये होता है एफ कॉस थीटा, इधर में कितना होता है एफ साइन थीटा। ये कैसे आएगा मैं सिखाऊंगा, लेकिन अब आपको ध्यान में क्या रखना है, इधर में क्या होता है एफ कॉस थीटा, इधर में क्या होता है एफ साइन थीटा। ओके, ये समझ में आया। यानी कि सपोज मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, एग्जांपल से समझ में आता है तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे एक वेक्टर ले लिया ए, एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड है 3i कैप प्लस 4j कैप, मान लेते हैं कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप, यानी एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना है, कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस, कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस कितना है 3। ठीक, और कंपोनेंट इन वाई एक्सिस कितना है 4। अच्छा, रियल मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो कितना है, इसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड अवेलेबल है नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और इसका अंडर रूट, तो वैल्यू कितना आया 5, 25 का अंडर रूट कितना 5, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो कितना है 5। इसको मैंने ये वेक्टर कंपोनेंट फॉर्मेट में दिया ही था, एक्स और वाई में दिया ही था। अब मैं क्या लेता हूँ, एक वेक्टर लेता हूँ जो कितना है 5 है, उसको रिप्रेजेंट करके फिर मैं उसको कंपोनेंट तोड़ के दिखाता हूँ कि रेजोल्यूशन किस तरीके से करते हैं। ठीक, अपन देखते हैं कि रिजॉल्व किस तरीके से करते हैं एक वेक्टर, जो उसी क्वेश्चंस को मैं अब कंपोनेंट के फॉर्मेट में अलग तरीके से करूंगा। याद देखिए, मान लीजिए ये एक वेक्टर है, इस तरीके से अगर कोई पोजीशन वेक्टर है, ये कंपोनेंट कितना x में कितना था 3, y में कितना था 4,
तो ये है 3,4। ठीक, 3,4। अगर ये 3,4 है तो ये वाला वेक्टर है हमारा जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। और ये 5 कैसे पता पड़ेगा मैग्नीट्यूड 5 कैसे? अब यहां से जान भी सकते हैं। एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा यहां जाने के लिए? तो 3x में चला और 4 में y चला और ये एंगल 90 है, तो कुल मिला के 3 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस लगा दिया। ठीक, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी होती है वही पोजीशन वेक्टर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। यानी कि इस वेक्टर ये जो एक वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे थीटा एंगल है, कितना एंगल है? थीटा है, तो आपको यहाँ से देख के पता पड़ जाएगा। ये वेल नोन, लगभग सारे बच्चों को ट्रायंगल याद रहती है। ये 3 4 5 है। चलो एक ट्रायंगल है, मैं बता देता हूँ, आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये ट्रायंगल है इस तरीके से, है ना, तो ये साइड कितना है? 3 स्टैंडर्ड है, ध्यान में रखना है। ये 3 है और ये कितना है? 4 है मान लेते हैं, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल तो 90 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा? 5। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके मैं थोड़ा यूज करता हूँ। तो अब बताइए साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा जो होती है अपोजिट साइड बाय में हाइपोटेन्यूज कितना है? 4, तो 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5। ठीक, और साइन थीटा 4/5 यानी कि थीटा कितना हो गया? इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री। तो ये स्टैंड होता है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो साइन कुल मिला के मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें? साइन थीटा की जगह में कितना? 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक, उसी तरीके से साइन 53 बोल लिया, तो बताइए कॉस 53, कॉस 53, ये 53 है, तो कॉस 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना? 3, हाइपोटेन्यूज कितना? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3/5। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब बताइए tan 53, ठीक, tan 53 अपोजिट साइड बाय बेस, अपोजिट कितना? 4, तो बेस कितना? 3, तो ये आ जाएगा 4/3। उसी जगह ये 37 है, तो 37 के लिए बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है और परपेंडिकुलर 3 है। अगर मेरे को मन होता कि अगर मैं पूछने की कोशिश करूंगा क्या चीज, मान लीजिए साइन 37 मेरे को निकालना है, तो 37 है, इसके लिए बेस कौन हो गया? ये, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? ये वाला, ये कितना हो जाएगा? 3/5। अगर मैं बोलूं cos 37 निकालना है, तो cos 37 तो कितना हो जाएगा? 4/5। देख लो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद अगर मेरे को बोलेगा tan 37, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, पूरी फिजिक्स में बहुत यूज होने वाली है ना। tan 37 ये है, तो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, 3/4, ये आ जाएगा 3/4। ये आपको ध्यान में बस रखना है। ठीक, और ये कैसे आया 5, ये आई होप आपको समझ में आ गया। एक्चुअल में इसी को वेक्टर के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। देखिए आपको पता पड़ेगा, ये कौन सा एक्सिस है? x, ये कौन सा? y। ये जो वेक्टर सम है, ये जो a वेक्टर है, ये वाला वेक्टर कौन सा है? a वेक्टर है। ठीक, और ये किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट हो सकता है, एक x वाला वेक्टर ये वाला और एक वेक्टर ये वाला। ठीक, मान लीजिए a वेक्टर b है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? x में 3 यानी कि 3 है। एक b वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 3 और एक c वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 4। तो इसको अगर मैं कंपोनेंट के फॉर्मेट में अगर ब्रेक करूंगा तो ये एंगल कितना है? ये 4 है और ये 3 है, और ये कितना है? 5 है। ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, इसका मतलब ये एंगल 53 है। एंगल कितना है? 53 है। तो हमारे पास दिया क्या रहेगा? वो इस तरीके से दिया रहेगा। तरीके से कैसे कि मान लीजिए ये एंगल है, ये है और ये है 5। ठीक, और ये एंगल कितना दिया हुआ है? 53 डिग्री, और कुछ नहीं दिया रहेगा, बस इतना दिया रहेगा। ये x है और ये y है। अब वैल्यू कितना है? 5। एंगल कितना बना है? 53। किससे? x से। तो अगर मैं कंपोनेंट ऑफ x लिखूंगा, क्या लिखूंगा?
कंपोनेंट ऑफ एक्स लिखूंगा तो ये हो जाएगा, अगर ये एफ के बराबर है तो ये किधर कितना कितना आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो एफ की वैल्यू है कितनी, 5, तो 5 कॉस कितना 53 डिग्री, तो ये आया 5 और कॉस 53 वैल्यू कितना होता है, कॉस 53। तो कॉस 53 वैल्यू बताइए, यहाँ से देख लेते हैं। तो कॉस 53 वैल्यू कितना है, 3/5, ये कितना आ गया 3/5। ठीक, तो 5 कट गया तो वैल्यू कितना आया 3। अगर ये फोर्स है तो 3 न्यूटन। अब मतलब कंपोनेंट ऑफ वाई, कंपोनेंट ऑन वाई है ना। तो वाई एक्सिस में कितना कंपोनेंट है इसका, इस 5 का, ये क्या हो जाएगा एफ साइन ये वाला, तो ये थीटा है, थीटा के साथ वाले साइड को क्या बोलेंगे एफ कॉस थीटा, और दूर वाले क्या बोलेंगे साइन थीटा। तो साइन कितना 53, एफ की वैल्यू कितनी है 5 इंटू साइन 53 कितनी है, तो साइन 53 की वैल्यू देख लेते हैं 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5। तो 5 ने 5 कैंसिल कर दिया तो 4 न्यूटन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोई वेक्टर दिया रहे उसका कंपोनेंट मैंने तोड़ लिया एक्सिस में, यानी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट जैसे ही क्वेश्चन करेंगे नीट एंड क्लियर आराम से क्लियर आपको सब कुछ हो जाएगी। ठीक, अब जब इतना थोड़ी पढ़ लिया है तो थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशंस में हम क्या देखेंगे कि ये कंपोनेंट हम किस तरीके से ब्रेक करते हैं, यानी कि 2 फोर्स 3 फोर्स 4 फोर्स, बहुत सारे फोर्स दिए रहेंगे, उसको सारे को कंपोनेंट तोड़ना है और सबको ऐड करना है, यानी एक्स को एक साथ करना, वाई को एक साथ करना और जेड को एक साथ करना है। एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन में हम ये लेते हैं, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड आउट द एफ नेट ऑन कंपोनेंट एक्सेस। हमको कैसे निकालना है कंपोनेंट एक्सेस में, यानी आई जे के, या फाइंड आउट द एफ नेट इन वेक्टर फॉर्म, उसको कभी कभी वेक्टर फॉर्म भी बोलते हैं। किसको, एक्स वाई जेड को। मान लीजिए 3 फोर्स 4 फोर्स है हमारे पास, एक ही क्वेश्चन करते हैं, तगड़ा वाला करते हैं ताकि हमारा सारा क्लियरनेस यहाँ पे आ जाए। ठीक, एक लेते हैं ऐसा, यह एफ है, F1 मान लीजिए 20 न्यूटन, कितना न्यूटन 20, और ये एंगल कितना है 53 डिग्री मानते हैं। ठीक, एक कंपोनेंट यहां ले, मान लें ये F1 है तो ये वैल्यू कितना F2 का वैल्यू मान लेते हैं 6 न्यूटन, कितना मान लिया 6 न्यूटन। अब दो वैल्यू, इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, ये कंपोनेंट तौर पे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसका तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे आई कैप, इसको बोलेंगे माइनस आई कैप, इसको बोलेंगे जे कैप, इसको बोलेंगे माइनस जे कैप। ठीक, तो इसका कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये ना तो एक्स में ना तो वाई में, लेकिन ये किस में है माइनस वाई में, इसका कोई कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ माइनस वाई में रहेंगे, एक्स में नहीं जाएंगे। ठीक, लेकिन जो बीच में है वो दोनों में जाएंगे, थोड़ा एक्स में जाएंगे थोड़ा वाई में जाएंगे। तो कंपोनेंट तोड़ करके चेक कर लेते हैं कि इधर में कितना होगा F1, तो ये हो जाएगा F1 cos 53, इधर में कितना हो जाएगा, जो वैल्यू है वो कितना है F1 sin 53। F1 की वैल्यू है कितनी 20, ये हो जाएगा 20 इंटू cos 53, cos 53 वैल्यू कितना होता है 3/5, तो 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 न्यूटन, यानी कि इसका इधर वाले कंपोनेंट कितना आ गया 12 न्यूटन। इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा तो चेक कर लेते हैं, ये आया 20 इंटू साइन 53 4/5, 5 4 जा 20, ये आ गया 16 न्यूटन। तो अगर इसका मैं वापिस से ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मैं जिसका कंपोनेंट तोड़ चुका हूं उसकी कहानी खत्म, अब उसको ग्राफ में नहीं रखेंगे क्योंकि उसने अपना कंपोनेंट तोड़ दिया है ना। तो इसका जो कंपोनेंट हुआ है एक्स में, वो एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया, तो इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो अब मैं इसमें रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स वाई जेड में कौन कौन है। इधर में कितना फोर्स अवेलेबल है 12 न्यूटन, ओके, ये F1 का वैल्यू है। इधर में कितना फोर्स अवेलेबल है 6 न्यूटन, और कोई अवेलेबल है ही नहीं। इधर में कितना अवेलेबल है, इधर ऊपर ये वैल्यू कितना है 16 न्यूटन,
तो यानी कि ये 3 फोर्स और तीनों एक्सिस में, ये एक्स में और ये वाई में। अगर मैं बोलूं F1 की वैल्यू को कोऑर्डिनेट में लिखा जाए तो कितना लिखा जाएगा? एक्स में कितना है F1 का वैल्यू? 12, ये लिखा जाएगा 12 आई कैप प्लस वाई में कितना है इसका? 16, इसको लिख जाएगा 16 जे कैप। यानी कि F1 हमारा एक्स और वाई में आ चुका है। F1 किस में आ चुका है? एक्स और वाई में। और F2 की वैल्यू कितना है? F2 की वैल्यू कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत थी नहीं, क्यों? वो सिर्फ किस में था? वाई में था। वाई में कितना है? 6 न्यूटन, और वो है किधर? वाई में है या माइनस वाई में? माइनस वाई में। तो क्या लिखा जाएगा? F2 इक्वल्स टू -6 किधर है? जे कैप। एक्चुअली में ये लिखा क्या गया? 6 माइनस जे कैप, तो मैंने माइनस बाहर कर दिया तो ये आ गया -6 जे कैप। ठीक है, अगर दो फोर्स एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, एक थोड़ा इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, तो ये और ये दोनों दूसरे को अपोज कर रहे हैं, जो बड़ा होगा वो जीतेगा। तो बड़ा कौन होगा? चेक कर लेते हैं। तो अगर एफ नेट मेरे को निकालना हो तो क्या लिखूंगा? F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू है कितनी? F1 की वैल्यू सही से चेक करो, तो वैल्यू कितना है? 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। और F2 की वैल्यू कितना है? अब प्लस करेंगे, F2 की वैल्यू -6 जे कैप, और माइनस से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6 जे कैप। तो वैल्यू कितनी आई? 12 आई कैप प्लस 16 प्लस में और माइनस में कौन? 6, तो ये कौन आया? +10 जे कैप। यानी कि एफ नेट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 12 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ठीक, ये आ गया हमारा एफ नेट। यानी कि हमें एडिशन नहीं आने के बावजूद भी हमने दो वेक्टर को कंपोनेंट तोड़ करके ऐड कर लिया है ना। ट्रायंगल लॉ एडिशन, पैरेललोग्राम एडिशन जो भी सुना है वो बात की बात है, वो सब बाद में करेंगे, लेकिन उसके बिना भी कंपोनेंट तोड़ करके हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ठीक, अब मेरा मन कर रहा है कि सर नेट फोर्स तो निकाल लिया, वेक्टर फॉर्म में आ गया, मैग्नीट्यूड भी निकाल ली दो, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लेते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड एफ नेट क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स है, वाई है, जेड अवेलेबल नहीं है, एक्स स्क्वायर, तो कितना? 12 का स्क्वायर 144 प्लस वाई में 10 का स्क्वायर कितना? 100, और इसका क्या? अंडर रूट। ठीक, तो ये 144 प्लस 100 कितना आया? 244। ये 244 का अंडर रूट कितना यूनिट? ये आंसर। आपको बहुत सारी कोशिश करने की जरूरत है, बहुत सारी कोशिश करेंगे, कंपोनेंट के फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे, और आपके मॉड्यूल्स वगैरह में या फिर जहाँ पे पढ़ रहे हैं हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स में मिलेंगे। तो ये पढ़ने के बाद आपको मॉड्यूल्स के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कंपोनेंट तोड़ने वाले। ओके, कंपोनेंट तोड़ने वाले बहुत सारे कोशिश कर लेंगे, और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। इसका जनरल फॉर्मेट अगर मेरे को लिखने का मन हो, सपोज मान लीजिए मेरे को जनरल फॉर्मेट लिखने का मन हो, तो इन जनरल क्या लिखा जाएगा? यहाँ देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एफ है। ठीक, एफ इन कंपोनेंट फॉर्म अगर लिखा जाएगा, ये मान लो एफ है और ये क्या? थीटा है, इसका कंपोनेंट एफ है, मतलब वैल्यू इसका एफ है और ये थीटा है, तो इधर में कितना हो जाएगा? इधर में थीटा है, ये एफ है। जनरल फॉर्मेट में ले रहे हैं कि जनरल अगर जैसे यहाँ पे 20 था एफ की जगह में, एफ होता है, और यहाँ पे थीटा होता है, यहाँ पे क्या होता है? एफ कॉस थीटा होता है। एफ के जगह में 20 लिखा है, कॉस थीटा की जगह 53 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? थीटा है। इधर में क्या लिखेंगे? एफ कॉस थीटा, और इधर में क्या लिखेंगे? जो सटे हुए साइड हो उसको कॉस थीटा, जो हटे हुए साइड हो उसको साइन थीटा। इसको क्या बोलेंगे? एफ साइन थीटा। यानी कि इस एफ को, एफ नेट यानी एफ को क्या बोला जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में? सही से चेक करो तो पता पड़ेगा तुझे। एफ इधर में कहां पे है? एक्स एक्सिस में, तो क्या लिखा जाएगा? एफ कॉस थीटा आई के प्लस इधर में कितना है? एफ साइन थीटा जे कैफ। ये इस तरीके से फॉर्मेट में ये जनरल फॉर्म आ गया। ये कौन सा फॉर्म आ गया? हमारा जनरल फॉर्म आ गया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट तोड़ने के लिए एक्सिस ऐसा ही हो सकता है आपको। चलिए एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं कि अगर हमारा एक्सिस ऐसा ना हो करके, ये एक्सिस इस तरीके से ना हो करके, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरा ना हो करके, मैं क्या करता हूँ? एक्सिस थोड़ा टेढ़ा ले लेता हूँ। एक्सिस अपन बनाते हैं और किसी भी तरीके से ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने एक्सिस ऐसा ले लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा
वाई एक्सिस है। जरूरी थोड़ी है कि एक्सिस हमारा ऐसा हो और इस तरीके से हो सकता है ऐसा हो जाए, ठीक। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या चीज है, फोर्स है एफ। मान लेता हूं 20 न्यूटन, मान लेते हैं कितना है 20 न्यूटन, और ये एंगल दे दिया, कुछ भी एंगल दे लेते हैं, लेट से 30 डिग्री, ठीक। कितना डिग्री, 30 डिग्री। फाइंड द वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, है ना। हमें वेक्टर को कैसे फॉर्मेट निकालना है, कंपोनेंट फॉर्म। अब क्या करना, वही जिस साइड के साथ एंगल बना हुआ है उसके साथ कौन जाएगा, cos थीटा, और दूर के साथ कौन जाएगा, sin थीटा। तो जिस साइड के साथ बना हुआ है, कौन सा बना हुआ है, x के साथ में, तो x में जाएगा ये कितना 20 cos 30, ये आ जाएगा 20 cos 30, और इधर में कौन जाएगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन में कौन जाएगा, इधर कौन जाएगा बताइए, 20, ये cos इधर गया सटे हुए साइड में, तो दूर में कौन जाएगा, sin 30, ठीक। तो 20 इंटू साइन 30 वैल्यू कितना होता है 1/2, कट के वैल्यू कितना आया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन किधर आया, इधर, ठीक। इसमें देखते हैं 20 इंटू कॉस 30 वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, है ना, ध्यान रखना है सब चीजें। तो √3/2, तो 2 और 10, तो वैल्यू कितना आया 10√3। अगर मैं कंपोनेंट में इस फॉर्मेट को लिखूं, तो ये देखो वाई एक्सिस नीचे है, तो इधर में कौन होगा -y, इधर में कौन है x, इधर में कौन होगा -x, तो मेरा आंसर किधर आया, +x में और -y में, यानी कि एफ नेट अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा, यानी कि एफ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, इसमें क्या लिखा जाए कंपोनेंट फॉर्मेट में, एफ नेट नहीं है, एक ही फोर्स है, बस एफ लिखते हैं। एफ किस में हो जाएगा, एक्स एक्सिस में कितना है 10√3 आई कैप, और प्लस या माइनस, क्योंकि y नीचे है तो इधर में कौन होगा -y, तो -y में तो माइनस लगेगा, तो ये वैल्यू कितना है 10, तो 10 जे कैप, तो ये हमारा क्या आ गया कंपोनेंट फॉर्म में फोर्स आ गया।